कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाई देता है जहां रिक और हेली नाम का एक कपल माउंटेन क्लाइंबिंग करने आया था। रिक हेली से पहले ही माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और वो हेली से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। इसके बाद रिक जंगल के चारों तरफ थोड़ा अच्छे से देखने लगता है। वहां दूर दूर तक घने जंगल के सिवा इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। रिक यहाँ हेली से कहता है कि तुम जल्दी ऊपर आ जाओ, यहाँ का जंगल बहुत सुंदर है। ये बोलकर रिक थोड़ा आगे बढ़ जाता है। हेली अब धीरे धीरे अकेले ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है और मदद के लिए चिल्लाकर रिक को बुलाने लगती है, लेकिन रिक कोई जवाब नहीं देता और अचानक ही रिक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आकर गिरता है। हेली जब रिक की तरफ देखती है तभी उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिसे देखकर हेली बहुत डर जाती है। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है और तभी कोई रिक को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देता है और ये देखकर हेली की तो डर के मारे जान ही निकल जा रही थी। हेली अब किसी तरह खुद को छुड़ाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई रस्सी पकड़कर हेली को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। डर के मारे हेली खुद को बचाने के लिए उस रस्सी को ही काट देती है, जिसकी वजह से वो सीधे पहाड़ से नीचे बिल्कुल रिक की लाश के पास आकर गिरती है। यहाँ रिक को डेड बॉडी के रूप में देखकर हेली चीख चीख कर रोने लगती है। वो इस एक्सीडेंट से अभी ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे दिखता है कि झाड़ियों के अंदर से कोई बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागने लगती है, लेकिन भागते टाइम उसका पैर एक कंटीले तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और तभी हमें दिखता है कि कोई हेली को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस इलाके से बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि इस जंगल में अजीब दिखने वाले कुछ लोग रहते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, और अगर कोई इंसान इस जंगल में आकर खो जाता है तो वो अजीब दिखने वाले लोग उस खोए हुए इंसान को मार डालते हैं। इसके अगले सीन में हमें सड़क के बीच में एक गाड़ी दिखती है जिसमें क्रिस नाम का एक लड़का बैठा था। क्रिस आज एक इंटरव्यू देने जा रहा है, लेकिन कुछ दूर आने के बाद ही क्रिस हाईवे पर एक भयंकर जाम में फंस जाता है। जब वो देखता है कि गाड़ियां बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर सामने वाले एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि भाई ये जाम क्यों लगा है। तब ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 3 मील दूर एक केमिकल वाला ट्रक पलट गया है और सारा केमिकल सड़क पर फैल गया है, इसलिए ये जाम खुलने में अभी कई घंटे लग सकते हैं। ये बात सुनकर क्रिस बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके इंटरव्यू के लिए काफी देर हो रही थी। अब अगर वो इस ट्रैफिक जाम के खुलने का इंतजार करता है तो उसे यहाँ घंटों खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे उसका इंटरव्यू मिस हो जाएगा और उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए क्रिस अब गाड़ी घुमाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। जिस जगह वो अपनी नौकरी के लिए जा रहा था वहाँ फोन करके वो अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे आने में थोड़ी देर होगी सर, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से तभी उसके मोबाइल का सिग्नल भी चला जाता है। अब कुछ दूर आगे आने के बाद उसे रास्ते में एक गैस स्टेशन का साइन बोर्ड दिखता है। साइन बोर्ड देखकर क्रिस को लगता है कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए, इसलिए वो गाड़ी उस पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है। रास्ते में थोड़ा आगे बढ़कर वो देखता है कि वहाँ काफी सारी लावारिस गाड़ियां पड़ी हैं। ये नजर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फाइनली गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बुढ़े आदमी दिखता है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्रिस उस बुढ़े आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ कोई फोन है। तब वो बुढ़ा आदमी इशारा करके एक फोन दिखाता है। इसके बाद क्रिस तुरंत उस फोन के पास जाकर अपने ऑफिस कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का ये फोन भी खराब है। ये देखकर क्रिस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक मैप पर पड़ती है। वहाँ उसे शहर की तरफ जाने वाला एक कच्चा रास्ता दिखता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलता है। इसके बाद क्रिस उसी कच्चे रास्ते से हाईवे जाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी देर इस रास्ते पर चलने के बाद उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। क्रिस समझ नहीं पाता कि वो कौन सा रास्ता चुने। फिर वो थोड़ी देर सोचता है और फाइनली जंगल के बीच से जाने वाले रास्ते को ही चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पक्का शॉर्टकट होगा और जंगल के अंदर का रास्ता होने की वजह से वहाँ लोग भी नहीं होंगे तो जाम लगने का सवाल ही नहीं उठता, यानी वो जल्दी शहर पहुंच पाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस रास्ते को चुनकर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, क्योंकि कुछ दूर आगे जाते ही उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरण दिखता है और उसे देखने के चक्कर में सड़क से उसका ध्यान हट जाता है, जिससे सामने खड़ी एक गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किस्मत से इस एक्सीडेंट में क्रिस को ज्यादा चोट नहीं आती। जिस गाड़ी से क्रिस की टक्कर हुई थी वो कुछ स्टूडेंट्स की थी जो इस जंगल में घूमने आए थे। क्रिस सबसे पहले उनसे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना। इसके बाद क्रिस उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने सड़क के बीच में इस तरह गाड़ी पार्क क्यों कर रखी है। तब जेसी नाम की एक लड़की जवाब देती है कि रास्ते के बीच में किसी ने कंटीले तार बिछा रखे थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। टायरों की हालत देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि
किसी ने जानबूझकर रास्ते में तार बिछाए थे। अब वे क्रिस की गाड़ी से भी वहां से नहीं जा सकते थे क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से क्रिस की गाड़ी भी खराब हो गई थी, इसलिए वे सब अब वहां फंस गए थे। तब जेसी कहती है कि इस रास्ते से आते वक्त पीछे मैंने एक गैस स्टेशन देखा था, हम वहां जाकर मदद मांग सकते हैं, शायद वहां कोई फोन मिल जाए। लेकिन क्रिस कहता है कि अरे मैं वहीं से आ रहा हूं, वहां का फोन भी खराब है, इसलिए वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे आगे की तरफ ही बढ़ेंगे, शायद आगे कोई मदद मिल जाए। जाने से पहले वे इवान और फ्रांसिस को गाड़ियों के पास ही छोड़ देते हैं ताकि वे दोनों सामान का ध्यान रख सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला दिखता है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह कुचलकर मार दिया था। वे इस बात को ज्यादा सीरियसली न लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ कुछ टायरों में आग जल रही थी। इसे देखकर क्रिस समझ जाता है कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ क्रिस को खतरे की महक आ जाती है और वो सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इवान और फ्रांसिस जो गाड़ी की रखवाली के लिए पीछे रुक गए थे, वे इस उम्मीद में इंतजार कर रहे थे कि उनके दोस्त कब मदद लेकर वापस आएंगे। तभी इवान को जंगल के अंदर से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर इवान फ्रांसिस से कहता है कि तुम गाड़ी में ही रहो, मैं देखकर आता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसके बाद इवान उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और फ्रांसिस गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन इंतजार करते करते काफी वक्त बीत जाता है पर इवान वापस नहीं आता, इसलिए फ्रांसिस इवान को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे इवान का एक जूता पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर फ्रांसिस को कुछ समझ नहीं आता कि इवान अपना एक जूता यहाँ क्यों छोड़ गया है। अब थोड़ा और आगे जाने पर उसे जमीन पर एक कटा हुआ कान पड़ा दिखता है। उस कान की बाली देखकर फ्रांसिस समझ जाती है कि ये इवान का ही कान है। ये देखकर फ्रांसिस बुरी तरह डर जाती है और उसे एहसास होता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे ही फ्रांसिस वहां से भागने की कोशिश करती है, पीछे से एक आदमी उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से वहीं मार डालता है। दूसरी तरफ बाकी लोग चलते चलते रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं। वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे फिर से जंगल के रास्ते ही चलने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। घर देखकर वे काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस घर के अंदर कोई मदद मिल जाए। जब वे इस घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास काफी सारी गाड़ियां खड़ी दिखती हैं। ये देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। क्रिस घर का दरवाजा खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वे खुद ही सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि घर की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हुई हो। खाने की टेबल भी बहुत गंदी थी। अब वे वहाँ कोई फोन या रेडियो ढूंढने के लिए पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। क्रिस जैसे ही वहाँ रखा फ्रिज खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ बोतलों के अंदर इंसानी शरीर के कटे हुए अंग भरकर रखे गए थे। दूसरी तरफ जेसी जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ बाथटब में भी इंसानी लाशें पड़ी देखती हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरह सहम जाती है। तभी एक बाल्टी का ढक्कन हटाने पर उन्हें वही कंटीले तार मिलते हैं जिनकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हुए थे। ये सब देखकर वे समझ जाते हैं कि इस घर में जो भी रहता है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वे तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचते हैं उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। क्रिस खिड़की से छुपकर देखता है कि एक गाड़ी उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब वे जिस दरवाजे से आए थे उससे बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि सामने से ही वो गाड़ी आ रही थी। उन्होंने घर के पिछले दरवाजे से निकलने का सोचा लेकिन पिछला दरवाजा पहले से ही बंद था। अब वे बहुत बुरी तरह से उस घर के अंदर फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलें। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वे जल्दी से अलमारी के पीछे और बेड के नीचे छुप गए। कुछ देर बाद वे दानव अंदर आते हैं और फ्रांसिस की लाश को ठीक उनके सामने लाकर फेंक देते हैं, जिसे देखकर वे सब बुरी तरह कांपने लगते हैं। तभी उन्हें उन दानवों के चेहरे दिखते हैं जो बेहद डरावने थे। असल में वे तीनों नरभक्षी जो इंसानों का मांस खाते थे। वे तीनों फ्रांसिस की लाश को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर जेसी चीखने ही वाली होती है कि तभी क्रिस उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद वे तीनों नरभक्षी फ्रांसिस का मांस खाकर वहीं सो जाते हैं। मौका देखकर क्रिस और जेसी धीरे धीरे बेड के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलते हैं और उनके पीछे पीछे कार्ली और नताशा भी अलमारी के पीछे से निकल आती हैं। ये चारों दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। 3 लोग तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जैसे ही क्रिस निकलने वाला होता है उसकी आहट से एक नरभक्षी की नींद खुल जाती है और वो सीधे क्रिस को देख लेता है। जब क्रिस को पता चलता है कि उसे देख लिया गया है तो वो वहां से जान बचाकर तेजी से भागने लगता है। ये चारों भागते भागते जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं, लेकिन वे नरभक्षी भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं।
क्रिस को लगता है कि शायद इनमें से कोई गाड़ी काम कर जाए, इसलिए वो एक एक करके गाड़ियां स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे समझ आता है कि वहां खड़ी सारी गाड़ियां पहले से ही खराब थीं। अभी वे सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी वे नरभक्षी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें आता देख ये चारों गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उन नरभक्षियों को पहले से पता था कि वे वहीं छुपे हैं, इसीलिए वे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने साथियों से कहता है कि मैं भागकर उन नरभक्षियों का ध्यान भटकाऊंगा और जब वे मेरा पीछा करेंगे तब तुम लोग उनकी गाड़ी लेकर निकल जाना, हम उनकी गाड़ी से ही यहाँ से भागेंगे। अब प्लान के मुताबिक क्रिस चिल्लाकर उन नरभक्षियों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और सीधा जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन तभी एक नरभक्षी सीधा उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे क्रिस जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो नरभक्षी क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब कार्ली क्रिस की जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि नरभक्षी उसे देख लें और क्रिस को छोड़कर उसके पीछे आएं। और फाइनली ऐसा ही होता है क्योंकि नरभक्षी अब कार्ली के पीछे पड़ चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर जेसी और नताशा जल्दी से क्रिस को उठाकर उन नरभक्षियों की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब वे तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और जंगल में अपनी साथी कार्ली को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें कार्ली दिख जाती है। कार्ली के लिए वे गाड़ी रोकते हैं और उसे चिल्लाकर जल्दी गाड़ी में बैठने को कहते हैं। कार्ली भी दौड़कर उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आकर कार्ली के सीने के आर पार हो जाता है। अपनी साथी को इस तरह मरते देख वे लोग बुरी तरह टूट जाते हैं। तभी वे नरभक्षी क्रिस पर भी तीर चलाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे जल्दी से वहां से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद वे देखते हैं कि उन नरभक्षियों ने रास्ते के बीच में एक विशाल पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया है, इसीलिए अब वे पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटे चलने के बाद वे थक जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। तब तक रात भी होने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रात वे कहाँ गुजारेंगे, क्योंकि अगर वे जंगल के बीच सो गए तो नरभक्षी उन्हें ढूंढकर बेरहमी से मार डालेंगे। इसलिए वे फिर से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी नताशा को लकड़ी का बना एक टावर दिखता है। टावर देखकर उन्हें लगता है कि शायद रात बिताने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल गई है। इसके बाद वे उस टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। टावर के ऊपर से देखने पर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही दिखाई देता है। टावर के अंदर ढूंढने पर उन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है, जिससे नताशा क्रिस के पैर पर पट्टी बांध देती है। वहाँ उन्हें एक रेडियो भी मिलता है। उस रेडियो को ऑन करके वे बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच क्रिस देखता है कि वे तीनों नरभक्षी उन्हें ढूंढते हुए उसी टावर के पास आ पहुंचे हैं। उन्हें देखकर ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और उन नरभक्षियों के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ठीक तभी रेडियो पर कोई उन्हें जवाब देता है और उस आवाज को नीचे खड़े वे तीनों नरभक्षी सुन लेते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इंसान इसी टावर के ऊपर छिपे हुए हैं। इसके बाद नरभक्षी सीधा टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं और अब खुद को बचाने के लिए क्रिस टावर में घुसने का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि शायद नरभक्षी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन तभी टावर के अंदर धुआं आने लगता है, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उन नरभक्षियों ने टावर में आग लगा दी है। अब वे बहुत बुरी तरह टावर के अंदर फंस चुके थे और उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही थी। क्रिस कहता है कि अगर हम यहाँ रुके रहे तो आग में जलकर मर जाएंगे, इसलिए हमें सामने वाले पेड़ पर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करनी होगी। अब क्रिस सबसे पहले टावर से सामने वाले पेड़ पर छलांग लगा देता है और पेड़ की एक टहनी पकड़कर खुद को नीचे गिरने से किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद उसके साथ वाली दोनों लड़कियां भी टावर से पेड़ पर कूद जाती हैं, लेकिन कूदते समय नीचे खड़े तीनों नरभक्षी उन्हें देख लेते हैं और उनमें से एक उन्हें मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वे टहनियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नताशा सबसे पीछे थी। तभी पीछे से एक नरभक्षी आता है और नताशा को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब क्रिस जेसी को लेकर किसी तरह आगे बढ़ता है, लेकिन वो नरभक्षी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। यहाँ क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पेड़ की एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है। जैसे ही वो नरभक्षी उनके करीब आता है, क्रिस उस टहनी को छोड़ देता है, जिससे वो नरभक्षी सीधा नीचे जा गिरता है। अपने साथी को घायल देख नीचे खड़े बाकी दो नरभक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इधर ये दोनों चुपचाप टहनियों के सहारे एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। सुबह होते ही वे दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। सड़क देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी पीछे से एक नरभक्षी आकर क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस ढलान से नीचे लुढ़क जाता है और वो नरभक्षी जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी क्रिस को सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखती है और उसे देखकर क्रिस तुरंत गाड़ी के सामने पहुंच जाता है। असल में
रात के वक्त जब उन्होंने रेडियो पर मदद मांगी थी तब उस पुलिस ऑफिसर ने उनका सिग्नल सुन लिया था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर यहाँ उन्हें बचाने के लिए ही आया था। अब इससे पहले कि क्रिस उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता पाता, पीछे से एक तीर आकर सीधा ऑफिसर की आंख में घुस जाता है। यह देखकर क्रिस बुरी तरह घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की चाबी पुलिस ऑफिसर के पास ही रह गई थी। क्रिस चाबी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नरभक्षी उसके बहुत करीब आ चुका था, इसीलिए क्रिस खुद को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वो नरभक्षी पुलिस वाले की लाश को उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लेता है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है, क्रिस फुर्ती से गाड़ी के नीचे घुस जाता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। इसके बाद वो नरभक्षी गाड़ी लेकर अपने ठिकाने की तरफ चल देता है। दूसरी तरफ उन्होंने जेसी को घर में बांध रखा था और अब वे उसे जिंदा पकाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर से दूसरा नरभक्षी भी आ जाता है, जिसकी गाड़ी के नीचे क्रिस छुपा था। वो पुलिस वाले की लाश को अंदर ले जाता है और वे उस लाश के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। तभी एक नरभक्षी चाकू लेकर जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त क्रिस घर के दरवाजे पर आग लगा देता है। जैसे ही वो नरभक्षी दरवाजे की तरफ बढ़ता है, क्रिस पूरी स्पीड में गाड़ी चलाकर घर के अंदर घुस जाता है और उस नरभक्षी को कुचल देता है। इसके बाद क्रिस दूसरे नरभक्षी पर भी हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वो जल्दी से जेसी को आजाद करने जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक नरभक्षी आकर क्रिस को उठाकर पटक देता है और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो नरभक्षी क्रिस को मारने ही वाला होता है, तभी जेसी हिम्मत जुटाकर एक तीर सीधा उस नरभक्षी के सिर के पीछे मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही वे दोनों घर से निकलने वाले होते हैं, एक और नरभक्षी क्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन अब जेसी और क्रिस मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, जिससे वो नरभक्षी कमजोर पड़ जाता है। तभी जेसी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सीने पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है। वे घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो घायल नरभक्षी जेसी का पैर पकड़ लेता है। जेसी किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। उधर जिसके सिर में तीर लगा था, वो नरभक्षी भी दोबारा खड़ा होने लगता है। ये नरभक्षी मानो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्रिस और जेसी तुरंत घर से बाहर भागते हैं। क्रिस की बंदूक में अब सिर्फ एक ही गोली बची थी, इसलिए वो समझदारी दिखाते हुए पुलिस की गाड़ी के गैस टैंक पर गोली चला देता है। इससे पूरे घर में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आखिरकार वे नरभक्षी आग में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद क्रिस और जेसी उन नरभक्षियों की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर क्रिस सबसे पहले दीवार पर टंगे उस मैप को फाड़ देता है, क्योंकि उसी मैप की वजह से क्रिस इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा था। वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, इसलिए वो उस रास्ते का निशान ही मिटा देता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।